हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रदीप दुबे और आप देख रहे हैं डिम्स यानी दुबे इमेजिनेशन इन मेडिकल साइंस वेयर यू लर्न एवरीथिंग जस्ट बाय इमेजिनेशन. Friends, many students had requested to make a video on Stump's conoid. So today we will discuss about the Stump's conoid. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं why Stump's conoid is so important. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो Stump's conoid इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है. हम अपना पूरा एफर्ट लगा के इसको हर बार समझ ही लेते हैं. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर बार अच्छी तरह समझने के बाद भी हम इसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वेयर वी अप्लाई इट. और जिस कंसेप्ट को हम क्लिनिकल सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पाते उसको भूलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो जाती है. सो इन दिस वीडियो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ Stump's conoid, then we apply it on the actual clinical scenario so that it will settle down in our long term memory. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज Stump's conoid. तो ये इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज फॉर्म्ड when different type of rays reflected through the different meridia of the toric surface. तो फ्रेंड्स, Stump's conoid की कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले आपको टॉरिक सरफेस का कंसेप्ट समझना जरूरी है. तो क्या है टॉरिक सरफेस? ये एक ऐसा सरफेस है which have two different meridian. One meridian is more curved than the other meridian. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे ऐसा ही तो सेम एस्टिग्मेटिक सरफेस में भी होता है. One meridian is more curved than the other. Yes friends, you are correct. Astigmatic surface and toric surface both are same, in which more curved meridian has more refractive power or more focusing power than the other meridian. So light rays reflected through this meridian focuses earlier than the other meridian. तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेज डिफरेंट पॉइंट पे कैसे फोकस करती हैं, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट रे डायग्राम ऑफ द टॉरिक सरफेस. तो इसके लिए हम सेम वही एस्टिग्मेटिक सरफेस लेते हैं इन विच वर्टिकल मेरिडियन इज मोर कर्व देन द हॉरिजॉन्टल. सो द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड थ्रू द वर्टिकल मेरिडियन फर्स्ट कन्वर्जेस, देन फोकसेस एट पॉइंट F1 and then diverges. Similarly, light rays reflected through the horizontal meridian also first converges but focuses later than F1 at point F2 and then diverges. तो फ्रेंड्स, यहाँ सारा खेल कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है. इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये सब सीखने का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमारी ओपीडी में कोई एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट आता है तो हम इस कंसेप्ट को यूज करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एट विच पॉइंट दैट पेशेंट है बेस्ट विजुअल एक्यूटी, F1 पे या F2 पे. तो फ्रेंड्स, ना तो पेशेंट को F1 पे क्लियर दिखेगा ना ही F2 पे, बिकॉज इमेज फॉर्म्ड बाय द फोकसिंग ऑफ सिंगल मेरिडियन इज ऑलवेज हैव लेसर क्वालिटी देन द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेरिडिया. तो फिर उस पेशेंट को किस पॉइंट पे उस पेशेंट की बेस्ट विजुअल एक्यूटी होगी, ये जानने के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी रैंडम पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं. देन वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट at each point two components are acting. One is horizontal component which is formed by the rays reflected through the horizontal meridian, and other is vertical component which is formed by the rays reflected through the vertical meridian. और जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट एक्ट करते हो उस पॉइंट पे हमेशा राउंडेड इमेज ही बनेगी. अब ये राउंडेड इमेज हॉरिजॉन्टली ओवल होगी या वर्टिकली ओवल होगी, it depends on the convergence and divergence of different rays reflected through the different meridia. तो जिस पॉइंट पे vertical rays has more amount of convergence, at that point vertical component becomes shorter. और जिस पॉइंट पे vertical rays has more amount of divergence, at that point vertical component becomes longer. And similar concept applies for the horizontal rays. If they have more amount of convergence, then the horizontal component becomes shorter. And if they have more amount of divergence, then the horizontal component becomes longer. अब हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर आपस में कंपेयर करें, देन ऐसा पॉइंट जिस पे वर्टिकल कंपोनेंट इज शॉर्टर देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एट दैट पॉइंट हॉरिजॉन्टली ओवल इमेज इज फॉर्म्ड. और ऐसा पॉइंट जिस पे वर्टिकल कंपोनेंट इज लॉन्गर देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एट दैट पॉइंट वर्टिकली ओवल इमेज इज फॉर्म्ड. और जिस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होता है, एट दैट पॉइंट सर्कुलर इमेज इज फॉर्म्ड. अब बात करते हैं F1 एंड F2 की. तो वर्टिकल रेज फोकसेस एट पॉइंट F1,
so the vertical component disappear here and only horizontal line is found, and horizontal rays focuses at point F2, so the horizontal component disappears here and only vertical line is found. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि किस पॉइंट पे उस पेशेंट की बेस्ट विजुअल एक्यूटी होगी। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ वर्टिकल रेज इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेज, एट दैट पॉइंट द एस्टिग्मेटिक पेशेंट हैव बेस्ट विजुअल एक्यूटी। तो फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को यूज करते हैं स्टम्प्स कॉनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए। तो इसके लिए भी हम सेम वही एस्टिग्मेटिक सरफेस यूज करते हैं इन विच वर्टिकल मेरिडियन इज मोर कर्व देन द हॉरिजॉन्टल। तो लाइट रेज रिफ्रैक्टेड थ्रू द वर्टिकल मेरिडियन हैज मोर अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस देन द हॉरिजॉन्टल रेज एट पॉइंट ए, सो द वर्टिकल कंपोनेंट इज shorter than the horizontal component, so the horizontally oval image is formed, and then vertical rays focuses at point B, so the vertical component disappears here and only horizontal line is formed. After that vertical component starts diverging, and the amount of divergence of vertical rays is lesser than the horizontal convergence at point C, then it becomes equal to the horizontal convergence at point D, and then vertical divergence becomes more at point E, F and G. तो जिस पॉइंट पे वर्टिकल रेज का डाइवर्जेंस कम होगा एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल कन्वर्जेंस, एट दैट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट बिकम शॉर्टर देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो द हॉरिजॉन्टली ओवल इमेज इज फाउंड। और जिस पॉइंट पे वर्टिकल डाइवर्जेंस इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कन्वर्जेंस, at that point vertical component is equal to the horizontal component, so the circular image is formed at point D, which is also known as circle of least confusion or circle of least diffusion, at which patient have best visual acuity. After that vertical rays has more amount of divergence at compared to the horizontal convergence, so the vertically oval image is formed at point E. After that horizontal rays focuses at point F, so horizontal component becomes disappear here and only vertical line is formed. After that both rays are diverging, but the vertical divergence is more, so the vertically oval image is formed. तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट की कॉन्फ़िगरेशन बनती हैं, एक तो F1 और एस्टिग्मेटिक सरफेस के बीच में, और एक F1 और F2 के बीच में। और ये कंसेप्ट स्टम्प ने दिया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टम्प्स कॉनॉइड। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये सब सीखने का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि किसी एस्टिग्मेटिक पेशेंट की आई में डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट इमेज बनती है। किसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली ओवल इमेज बनेगी तो किसी पॉइंट पे वर्टिकली ओवल इमेज बनेगी, किसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तो किसी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन बनती है। तो इसीलिए एस्टिग्मेटिक पेशेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टॉर्टेड इमेज ही दिखेगी। अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टम्प्स कॉनॉइड पे हमेशा दो क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। एक तो ये कि व्हाट इज द फोकल इंटरवल ऑफ स्टम्प्स कॉनॉइड, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट फोकल लाइन टू द सेकंड फोकल लाइन इज नोन एज फोकल इंटरवल ऑफ स्टम्प्स कॉनॉइड, एंड सेकंड ये कि व्हाट इज द सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन। तो ये एक ऐसा सर्कल है एट विच एस्टिग्मेटिक पेशेंट है बेस्ट विजुअल एक्यूटी। और अगर ऐसे पेशेंट को स्नेलेंस चार्ट रीड करने के लिए कहा जाए तो इसी पॉइंट पे उसे सबसे कम कंफ्यूजन होती है स्नेलेंस चार्ट रीड करने में, इसीलिए इसको हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन भी बोलते हैं। अब किसी एस्टिग्मेटिक पेशेंट में टॉरिक लेंस की जगह स्फेरिकल लेंस लगाना पड़े तो हम ऐसे पावर का स्फेरिकल लेंस यूज करते हैं जिसका फोकल पॉइंट टॉरिक लेंस के सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन से कोइंसाइड करे, then that power of the spherical lens is known as spherical equivalent. Now the next question is that what is the clinical application of the circle of least diffusion and focal interval of Sturm's conoid? तो सबसे पहले हम देखते हैं clinical application of circle of least diffusion. If any astigmatic patient have low amount of astigmatism or not accepting full astigmatic correction, then we can use spherical refractive correction, which is also known as spherical equivalent. Here the main aim of this spherical refractive correction is to place circle of least confusion on the retina.
अब इस सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना पे प्लेस करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली एट विच पॉइंट on the principal axis this circle of least confusion lies in front of the astigmatic surface. So this circle of least confusion lies at dioptrically midway between the two focal line of the toric surface. So if D1 and D2 are the two focal point of the toric surface, then the circle of least confusion will be D1 plus D2 by 2 diopters. And as we know, focal length is inversely proportional to the power of the lens. तो अगर हम इस पावर को इन्वर्स करें, then we will see the circle of least confusion lies at 2 upon d1 plus d2 meter away from the astigmatic surface. Now the next clinical significance of circle of least diffusion is smaller the diameter of the circle of least diffusion, better will be the visual acuity, and larger the diameter of the circle of least confusion, then vision of the patient blurs. अब ये जो डायमीटर है सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन का, इट डिपेंड्स ऑन द फोकल इंटरवल ऑफ स्टम्प्स कॉनॉइड. अब कैसे डिपेंड करता है, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द फोकल इंटरवल ऑफ स्टम्प्स कॉनॉइड. अगर हम किसी एस्टिग्मेटिक पेशेंट में प्लस और कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, देन इट डिक्रीजेस द फोकल इंटरवल, एंड एज वी नो दैट द सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन लाइज विद इन दिस फोकल इंटरवल. So the diameter of the circle of least diffusion also decreases. और जब सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन का डायमीटर डिक्रीज होता है, then the visual acuity of the patient improves. एंड इसके अपोजिट अगर हम किसी एस्टिग्मेटिक पेशेंट में माइनस या कॉन्केव लेंस यूज करें, then it increases the focal interval, and hence the diameter of the circle of least diffusion also increases. और जब सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन का डायमीटर इंक्रीज होता है, then the vision of the patient blurs. Now the focal interval of Stump's conoid also applies on the cross cylinder when it is used to refine the power and axis of the test cylinder. It contracts or expands the focal interval of Stump's conoid. Now when we place the cross cylinder in front of the test cylinder, then on one side it contracts the interval of Stump's conoid, so the interval decreases, hence the diameter of the circle of least diffusion also decreases. और जब circle of least diffusion का diameter decrease होता है, then the visual acuity of the patient improves. Now we flip the cross cylinder on the other side, then it expands the focal interval of Stump's conoid, so the interval increases, hence the diameter of the circle of least diffusion also increases. और जब सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन का डायमीटर इंक्रीज होता है, then the vision of the patient blurs. Then we change the power and axis of the test cylinder accordingly, so that the and then we repeat this procedure again and again until interval of Stump's conoid becomes stable on both sides. Now we use the concept of Stump's conoid to correct the astigmatic patient, and the main principle of the astigmatic correction is to find a combination of lenses that obliterate this focal interval of Stump's conoid and brings these two focal lines together. Then that combination of lenses would be the full correction of the astigmatism. Now what are the lenses we can use in the astigmatism? First is convex or plus lens. The power of this lens acts in both horizontal and vertical meridia, so it converges rays coming from both the meridia, hence it brings both the focal lines closer to the lens. And second is concave and minus lens. The power of this lens also acts on both horizontal and vertical meridia, so it diverges rays coming from both the meridia, hence it pushes both the focal lines away from the lens. And third most important lens is plus or minus cylinder, and the power of this cylinder always acts 90 degree to its axis. Plus cylinder act as a converging and minus cylinder act as a diverging for the rays coming from only one meridian, so it alters only one focal line which is perpendicular to its axis. Now what combination of lenses we can use, it depends on the type of astigmatism.
In simple myopic astigmatism, one meridian focused on the retina and other meridian focused in front of the retina. So the so to correct this type of astigmatism, we need a lens that diverges only vertical rays and focuses on the retina without affecting the horizontal rays. And as we know, the power of the cylinder always acts in one meridian which is perpendicular to its axis. So here we use y power of minus cylinder at 180 degree so that it diverges only vertical rays and place f1 also on the retina. तो जब f1 भी रेटिना पे प्लेस हो जाएगा तो हमारी जो प्रॉब्लम थी दो फोकल लाइन की वो रिजॉल्व हो जाएगी by obliteration of the focal interval. These two focal lines brings together in the same plane on the retina, which produce a correct image of the object that is being looked at. So the final prescription for this type of astigmatism is minus y diopter cylinder at 180 degree. And in case of simple hypermetropic astigmatism, we need a lens. In case of simple hypermetropic astigmatism, one meridian is focused on the retina and other meridian focused behind the retina. So here we need a lens that converges only horizontal rays and focused it on the retina without affecting the vertical rays. So here we use a y power of plus cylinder at 90 degree so that it converges only horizontal rays and place f2 also on the retina. और जब f2 भी रेटिना पे प्लेस हो जाएगा then there is obliteration of the focal interval and these two focal lines brings together in the same plane on the retina which produce a correct image of the object that is being looked at. So the final prescription for this type of astigmatism is plus y diopter cylinder at 90 degree. And in case of compound myopic astigmatism, both the meridian focused in front of the retina. So the correction for the compound and mixed astigmatism is a two-step process. First step is to place one focal line on the retina by using spherical lens. And then in the second step, we use the cylindrical lens to place second focal line also on the retina. So in this type of astigmatism, in the first step, we use x power of the concave lens which diverges rays coming from both the meridia and pushes both the focal lines away from the lens and also place f2 on the retina. And in the second step, we use the y power of the minus cylinder at 180 degree so that it diverges only vertical rays and place f1 also on the retina. So here final prescription for this type of astigmatism is minus x diopter sphere and minus y diopter cylinder at 180 degree. In case of compound hypermetropic astigmatism, both the rays coming from both the meridian is focused behind the retina. So to correct this type of astigmatism, in the first step, we use x power of the convex lens which converges both the rays and brings both the focal lines closer to the lens and also place f1 on the retina. And in the second step, we use y power of the plus cylinder at 90 degree so that it converges only horizontal rays and place f2 also on the retina. So the final prescription for this type of astigmatism is plus x diopter sphere and plus y diopter cylinder at 90 degree. And finally, in case of mixed astigmatism, one meridian is focused in front of retina and other meridian focused behind the retina. So in the first step, we use x power of convex lens which converges both the rays coming from both the meridia and brings both the focal lines closer to the lens and also place f2 on the retina. And in the second step, we use a y power of minus cylinder at 180 degree so that it diverges only vertical rays and place f1 also on the retina.
So here final prescription for this type of astigmatism is plus x diopter sphere and minus y diopter cylinder at 180 degree. And and remember here, for the mixed astigmatism, cylindrical power is always greater than the spherical power. This is all from my side. Thank you and have a nice day.